हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, जो हम लोग यहाँ पर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में जो भी हम पढ़ रहे थे, उसके कंटेक्स्ट में मैं आपको जब सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स जब मैं आपको करवा रहा था, मैंने वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी। दो टर्म्स का जिक्र मैंने आपसे करा था, एक ऑन ग्रिड सिस्टम और एक ऑफ ग्रिड सिस्टम। राइट, ठीक है। ये है ऑन ग्रिड और ये है ऑफ ग्रिड। तो अगर हम इसको देखें, इस कंसेप्ट को अगर समझें, तो एक है ऑन ग्रिड, एक है ऑफ ग्रिड। तो ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ सोलर पावर, ऑन ग्रिड सिस्टम्स जो हैं, दे आर सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम्स। ठीक है, मतलब जब हम ये सोलर पैनल्स की बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, ये आपका सोलर पैनल ग्रिड्स, यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। मैं एक बारी दूसरी पीडीएफ भी खोल लेता हूँ, ये वाली। इधर आपको याद होगा हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर ना एक लेयर बिछी रहती है जिसको हम लोग कहते हैं सिलिकॉन वेफर। तो ठकरान क्या होता है कि जैसे जो सोलर पैनल्स नहीं लगे होते हैं रूफ पर, घरों पे, गिरा, इसके ऊपर ना एक सिलिकॉन वेफर की लेयर बिछी रहती है। जो ब्लू ब्लू सा जो आपको दिख रहा होता है ना, ये सिलिकॉन वेफर की लेयर होती है। ठीक है, और ये जो इस प्रकार की जो छतरी होती है, इस हमने क्या पढ़ा था इसको, ये होता है अपने फोटोवोल्टिक सेल्स। ठीक है, डायरेक्टली इस तरह से सोलर पावर को कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग सोलर पावर को कंज्यूम करके इमीडिएटली क्या बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। ठीक है, बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम्स जो हैं, दे आर सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम्स दैट ओनली जनरेट पावर व्हेन द यूटिलिटी पावर ग्रिड इज अवेलेबल। अब यहां पर अगर आप देखो, ये रहा यूटिलिटी पावर ग्रिड का मतलब ये है कि जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है ना, ये यूज होगा। और ऑन ग्रिड कंसेप्ट के अंतर्गत जब ये सोलर पैनल्स, यहां पर देखो, ये सोलर पैनल्स हैं, सिलिकॉन वेफर की लेयर है, धूप को ले रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्टली बना रहे हैं, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट तरीके से बना रहे करंट। कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट ऐसे तो यूज हो नहीं पाएगा, उसको एक इन्वर्टर के अंदर हमने भेजा और बनाया एसी, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर में गया, जो कि हमारे बिजली विभाग की जो लाइनें होती हैं जिससे घरों में बिजली आती है। आपके घर के आसपास भी एक लोकेलिटी में, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफार्मर होगा काफ़ी बड़ा, उधर ही से सारी बिजली के कनेक्शंस होते हैं। उसके बाद ये सारी की सारी जो ट्रांसफार्मर से होते हुए जो बिजली के खंभे हैं जो आपके घरों के पास लगे रहते हैं, घरों के आगे लगे रहते हैं, जिसके थ्रू आपके घरों में बिजली आती है, ये पूरा सिस्टम ऐसे कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है, घरों में आने वाला बिजली का सिस्टम ही है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को। तो ऑन ग्रिड सिस्टम पहले समझ जाओ, क्योंकि हमें दो चीज़ों में ना डिफ्रेंशिएट करना है, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था हमारे पास ये ऑफ ग्रिड सिस्टम भी है। ठीक है, जहाँ से अगेन देखो, करंट तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको इन्वर्टर में डालकर। ठीक है, जब ये डायरेक्ट करंट यहाँ पर गया, उसके बाद ये जब आप हाउस होल्ड के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, घरों में इससे मशीन चल रही है, एसी चल रहा है, जैसे कि डायग्राम पे ये बना हुआ है, तो ये जो है आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है। लेकिन प्रॉपर तरीके से भी हम समझते हैं इसको कि ये बुक क्या कहना चाह रही है, राइटर क्या कहना चाह रहा है। ऑन ग्रिड सिस्टम सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम होते हैं जो कि पावर जनरेट करते हैं जब यूटिलिटी पावर ग्रिड अवेलेबल है। यूटिलिटी पावर ग्रिड फिर से मैं बता रहा हूँ आखिरी बार, इसको कहा जा रहा है। ठीक है, ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जो कि कन्वर्ट कर रहा है कौन से कौन से करंट हो, रूल क्या कहता है कि कौन से कौन से करंट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए इस सोलर एनर्जी से बिजली यूटिलाइज करने से पहले,
डीसी से एसी, यानी कि डायरेक्ट करंट से ऑल्टरनेट करंट, ठीक है। तो दे मस्ट कनेक्ट टू द ग्रिड टू फंक्शन, और वो इस वजह से, अब ये ग्रिड जो है ना, ये कह रहा है कि अगर इसको हमें अगर फंक्शन करवाना है, फंक्शनल बनाना है, तो ये ग्रिड से कनेक्ट होना चाहिए। और ये आप जानते हो, ये जिस ग्रिड की बात कर रहा है वो है इन्वर्टर ग्रिड, क्योंकि वही कन्वर्जन करके देगा। ये रहा ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ठीक है, ये कनेक्ट करके देगा। और फिर जो लास्ट में जो ग्रिड होगी, जैसे ये भी देखो ऑन ग्रिड ही है, और लास्ट में जब ये जाएगा बिजली के खंभों तक, ट्रांसफार्मर लाइन से होते हुए जो बिजली के खंभों पे जो तारे होंगी, ठीक है, वो भी एक ऑन ग्रिड सिस्टम ही है, वो एक्सटर्नल पावर ग्रिड है, जिसकी वजह से फिर बिजली अलग अलग कामों के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस, हाउस होल्ड यूजेस, गली मोहल्लों में पहुंचाई जाएगी। तो दे मस्ट कनेक्ट टू द ग्रिड टू फंक्शन। दे कैन सेंड एक्सेस पावर जनरेटेड बैक टू द ग्रिड व्हेन यू आर ओवर प्रोड्यूसिंग, सो यू क्रेडिट इट फॉर लेटर यूज। यानी कि यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक्सेस तरीके से जो आपने एनर्जी, इस केस में अगर हम बात करें, यहां पर एनर्जी किसको बोला जा रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रही है, क्या प्रोड्यूस हो रही है, बिजली, एक प्रकार से करंट है ना। तो मैं इसको नाम तो दे ही सकता हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर पावर। तो जब ये जनरेट हो रही है, आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है, यू कैन सेव इट फॉर फ्यूचर। और ये काम कैसे करता है, ये जो ग्रिड होते हैं, इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है, ये पूरे सिस्टम के अंदर एक टेंडेंसी होती है, जब अगर करंट ओवर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये वापस भेज देगा इसके अंदर। अब ये यहाँ पर वापस कैसे भेजेगा, यानी कि मान लो ये तारे देखो इतनी सारी जो कनेक्टेड है, कुछ जो है करंट यहाँ से बनकर ट्रांसफार्मर तक जा रहा है, ओवर प्रोडक्शन अगर यहाँ पर हो रही है ना, और इसके ऊपर लोड आ रहा है, तो ये वापस भी मुड़ जाएगा, यहाँ पर करंट वापस भी फ्लो करने लगेगा, पावर को सेव करने के लिए। ये सिस्टम ऐसा बना रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कहीं से भी अपने हिसाब से कोई कहानी मत बना लेना कि सोलर पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, तो उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है शायद से कि वो कभी भी बिजली को ओवर प्रोड्यूस नहीं होने देता है और ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। ये सोलर पावर की तारीफ नहीं है, ये पूरा का पूरा जो ग्रिड सिस्टम है उसकी तारीफ है ये। ओके, क्लियर है, यानी कि यहां पर तारीफ टेक्नोलॉजिकल हो रही है। ये जो सिस्टम है, इट इज कनेक्टेड टू द मेन पावर सप्लाई जस्ट लाइक रेगुलर होम। ये मेन पावर सप्लाई है, ट्रांसफार्मर से होते हुए जो बिजली के खंभों तक ये जो जाएगा, ठीक है। ये मेन, मैं अभी घरों वाली बात डायरेक्टली इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर राइटर हमें बोल रहा है ये ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर आ जाता है। पहले हम ऑन ग्रिड समझ लेते हैं, फिर ऑफ ग्रिड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज कनेक्टेड टू द मेन पावर सप्लाई जस्ट लाइक रेगुलर होम। दिस मीन्स दैट मेन पावर कैन स्टिल बी यूज्ड एनी टाइम योर सोलर पैनल जनरेट लेस इलेक्ट्रिसिटी देन इज नीडेड, ठीक है। यानी कि जो आपकी मेन पावर लाइन है, आप इनको यूज कर सकते हो, दैट मीन्स यू कैन स्विच, ठीक है। आप मतलब बेसिकली क्या कर सकते हो, आप इसको पावर जो लाइंस हैं, आप इसको आराम से स्विच कर सकते हो। स्विच इन द सेंस के आपने दोनों तरीके के, मतलब घरों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ये जो खंबे हैं इसमें दोनों तरीके के आपने बेसिकली लाइंस बिछाई हुई हैं। एक सोलर एनर्जी वाली लाइन आपने यहाँ पर बिछा रखी है, मान लो ये दो खंबे आपके पास, ये वाला हो गया आपका सोलर, और ये वाले वो जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी वाले जो खंभे होते हैं, जो कि चलते हैं जहाँ पर बिजली प्रोड्यूस होती है कोयले से आते हुए, मतलब मतलब जो उसका बैक एंड का जो प्रोसेस होता है वो कोयले वाला होता है। अब यहाँ पर आपने इससे कनेक्ट कर दिया, एक इससे कनेक्ट कर दिया। अब मान लो कि आपके किसी इंडस्ट्रियल सेटअप या यूनिट तक या घरों तक अगर ये बिजली जा रही है, तो यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि जब आपको लगेगा कि बिजली प्रोड्यूस, अगर हम कर देते हैं सोलर वाले को नंबर 2 और कोल वाले को नंबर 1, ठीक है। अगर नंबर 2 से बिजली जो है वो आपके घर में पर्याप्त मात्रा से नहीं आ पा रही है, तो कोई बात नहीं, आप स्विच कर लो टू नंबर 1, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर क्या है, जो घर में जो ये जो मीटर लगा होता है, बिजली का मीटर, जिसके रेट के हिसाब से आपको बिजली का बिल आता है, वो आपको देना पड़ेगा। सोलर रूफिंग पैनल अगर आपने लगा रखा है, जो पूरा ग्रिड सिस्टम जो लगा रखा है, इससे आप जितनी मर्जी बिजली चलाओ। अब ऐसा करा जा सकता है सर्दियों के दिनों में, विंटर सीजन में, या फिर जब मतलब हमने डिस्कस करा था जब धूप नहीं है किसी रीजन में, या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तब ऐसा करा जा सकता है। ओके,
तो इतनी चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है जस्ट लाइक रेगुलर होम। यहाँ पर जो मेन पावर है आप इसको फिर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एनी टाइम योर सोलर पैनल जनरेट लेस इलेक्ट्रिसिटी देन नीडेड। अब देखो क्या होता है, ऐसा जो पैनल है, ऐसा पैनल यूज़ करा जा सकता है उन लोगों के द्वारा उन सारी रीजन्स में जहाँ पर लोगों को लगता है कि हाँ धूप आती है, हम अपने सोलर पैनल को चार्ज करके इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है कि सदा बाहर धूप निकलती रहती है और बार बार जो है हम बिजली को यूज़ कर सकेंगे। ऐसी जब भी कोई सिचुएशन अगर आ पड़ती है, ठीक है, तो उस केस में पर्सन जो है अपना जो घर से जो बिजली का बिल या फिर जो मेन जो इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड की जो ट्रांसमिशन लाइन्स उससे अपने घर तक लगवा रखी होती है ना, उसका कनेक्शन कटवाता नहीं है, ठीक है। उसका कनेक्शन पर्सन कटवाता नहीं है। यहाँ पर पर्सन साइमल्टेनियस तरीके से जो है वो यूज़ करता रहता है अपने ये जो मेन पावर लाइन होती है जो बिजली का बिल जिससे आता है वो भी, और सोलर पैनल्स को भी। सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो है विदाउट बैटरीज इज कॉल्ड एज ग्रिड टाइड या फिर ग्रिड कनेक्टेड सोलर, ठीक है। अगर आप उसमें बैटरीज कनेक्ट नहीं करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड टाइड या फिर ग्रिड कनेक्टेड सोलर। इट विल एनेबल एवरी होम टू बी hooked up to both the national grid and the power smart solar electric system। अब ये जो नेशनल ग्रिड है इसको मतलब कंफ्यूज मत कर जाना, ये कोई मिशन नहीं है। ये जो नॉर्मल अभी तक जहाँ पर आपके घरों में जिससे बिजली आती है, जो मेन ये जो बिजली के खंभे हैं इनको नेशनल ग्रिड बोला जा रहा है, ठीक है। तो उन्हीं के साथ जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना, जैसे देखो मैंने यहाँ पर आपको जो बना कर दिया था कि आप मान लो इसको कि ये तो चलो अच्छा ये तो सोलर बॉन्ड की तरफ आ गया मैं, सॉरी। ये जो है यहाँ पर आपने एक कोयले वाला एक जो खंभा था, एक जो सोलर पावर थे जो जला रहे हो जाते हैं बिजली आ रही है, हमने इसको 1 और 2 नाम दिया था। तो जो कन्वेंशनल वाला है वो है आपका नेशनल ग्रिड। तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम विदाउट बैटरी जिसको आप ग्रिड टाइड या फिर ग्रिड कनेक्टेड सोलर कहते हो, नाम है बस ये इसका। इसकी वजह से क्या होता है, हर एक जो घर है एवरी होम टू बी हुक्ड अप टू बोथ द नेशनल ग्रिड एंड द पावर स्मार्ट सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। मैं फिर से बता रहा हूँ अगेन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। आपकी कॉलोनी में जब ये वाला सिस्टम अगर अच्छा बन गया आगे चलकर, तो हमारी कॉलोनीज में, हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे घरों में जहाँ से भी बिजली आती है तो 2 तरीके से फिर वो बिजली आने लगेगी। एक ये कन्वेंशनल वाला तरीका जिससे कोयले के थ्रू ये आ रही है, और एक ये सोलर पावर ग्रिड सिस्टम। कल को आप एक फ्यूचरिस्टिक प्लान सोच पा रहे हो, जैसे अगर सरकार सच में बहुत ज़्यादा प्रो वेलफेयर अप्रोच के साथ काम करे, और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार जद्दोजहद करके 1 से 3 डिकेड का समय लगा दे, और इसमें पूरे देश को, देखो धूप की भरमार तो है, धूप तो कहीं जाने नहीं वाली, राइट श्रेया। तो धूप की भरमार से ठकुराइन हम क्या करें, सारी धूप की एनर्जी को लेकर मल्टीपल सोलर पैनल्स लगवाकर अलग अलग स्टेट के अंदर, और एक स्टेट को दूसरे राज्य से जहां पर अच्छे से धूप आ नहीं पाती है, जो भी नहीं आ पाती है, हम इस सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन अगर हम लोग करें तो सरकार कल को यह भी तो सुनिश्चित कर सकती है, अगर सरकार अगर अपनी अपनी चलाने पर आ जाए कि बिजली को इस देश में फ्री करवा दे। क्यों ठकुराइन? श्रेया सोच सकते हैं ना इस प्लान के बारे में। अगर ये खंबे हैं, कोयला तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ उससे तो बन नहीं सकती बिजली। एक ऑल्टरनेटिव है श्रेया, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से बनाना बिजली को, लेकिन वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ईशा अगर कोई भी अनहोनी हुई तो उसका परिणाम फिर पूरा देश या वो पूरा राज्य या फिर आसपास की कंट्री से भुगत सकती है फिर, है ना। न्यूक्लियर पावर एक्सीडेंट जो होते हैं इसमें वो बहुत खतरनाक होते हैं ना, कोई नहीं बता सकता कि कितने हार्मफुल होंगे वो। भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, या फिर ये हिरोशिमा नागासाकी वाला जो बॉम्ब ब्लास्ट था, उसका असर आज भी है उन सारे रीजन्स में, राइट है कि नहीं। अब बचता क्या है, ये बिजली के खंभों में अगर ऐसे सोलर पावर के थ्रू, ठकुराइन तुम ये समझ पाए ना, ये मैंने इन लोगों को करवाया था लास्ट क्लास में, आप ये समझ पाए ना कि ये कैसे बिजली के खंभों में ये तारे वगैरह इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होगी आएगी, ठीक है, सोलर पैनल्स के थ्रू डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम इससे खंभों से अगर ये बिजली को कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद अगर हम एक अपनी एनालिसिस यहाँ पर करें, वो कह रहा है हर एक घर जो है वो जोड़ा जाएगा, इट विल बी हुक्ड अप विद बोथ द नेशनल ग्रिड
एंड द पावर स्मार्ट सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं नेशनल ग्रिड से आने वाली बिजली सदाबहार बिजली नहीं है, राइट? क्योंकि अभी वो करंटली किससे बन रही है? अभी वो करंटली बन रही है कोयले से, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। अब घरों में बिजली कोई भी किसी भी शहर के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से तो आ नहीं रही है ना? वो तो इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उनमें पहुंचाई जाती है, और इसके लिए भी जो प्लांट्स अवेलेबल हैं वो कोस्टल रीजन्स में अवेलेबल है, प्रोमिनेंटली श्रेया वो दक्षिण भारत में अवेलेबल है। जैसे याद है एक ये कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसके बारे में अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूं आपसे, तमिलनाडु के अंदर, है ना? अब उसके अंदर दिक्कत ये होती है ना, आप लोग थोड़ा बहुत साइंस जानते होंगे, आप लोगों ने दो टर्म सुने होंगे श्रेया, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ठकुराइन न्यूक्लियर फिजन। इन सब के कुछ कुल मिलाकर इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन एंड फिजन, यहां पर क्या होता है, ऐसे प्रोसेसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उससे चलो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी भी यही है कि वी विल यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। जब हम न्यूक्लियर पॉलिसी अपनी लेकर आए थे, और होमी जे भाभा के अध्यक्षता में हम लोगों ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निर्माण करा था। हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह के लिए वो करते हैं, लेकिन ये वाइड स्केल पर आप ये नहीं कह सकते कि इससे बिजली बनाते बनाते चलो बहुत ज्यादा बिजली से प्रोड्यूस हो सकती है। क्लीनर फ्यूल जो होगा वो निकलेगा, मान लिया, सब कुछ मान लिया, ठीक है, लेकिन अटमोस्ट कॉशन एंड अटमोस्ट सेफ्टी के साथ इसको हैंडल करना पड़ता है। आप इसको रिस्क फ्री नहीं कह सकते। बताओ, न्यूक्लियर एनर्जी से अगर बिजली प्रोड्यूस होगी, आप उसको 100% रिस्क फ्री कह सकते हो कि आंख बंद करके सो जाओ और अपने आप ही मतलब सब कुछ चलता रहेगा, सेटअप पूरा, है ना? अगर कोई भी अनहोनी हुई तो उसका परिणाम पूरा का पूरा देश, आसपास के देश और एक राज्य से लेकर मल्टीपल राज्य भुगत सकते हैं, और पॉपुलेशन को बहुत सारे तरीकों से वो टारनिश कर सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, डेथ, इलनेस, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। ओके, लेकिन ये तो चलो लिमिटेड है, लेकिन बात करें अगर इस अच्छे वाले सिस्टम की, पावर स्मार्ट सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, एक ऐसा बिजली का खंभा, एक ये ऐसा बिजली का खंभा जिसपे हमारी कोशिश बेसिकली इस बात को लेकर होगी कि हम उसको सोलर पावर स्मार्ट सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के साथ जोड़ें, यानी कि जो हम सूरज से जो बिजली वो बनाएंगे वो इन खंभों में हम लोग कनेक्ट करें। हेंस इलेक्ट्रिसिटी विल बी अवेलेबल एट द फ्लिक ऑफ अ स्विच, इवन एट नाइट और इफ इट इज क्लाउडी। अब ये क्यों कह रहा है, ये इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है कि बिजली जो है बिल्कुल एक पलक झपकते ही आपको अवेलेबल होगी, रात हो या फिर बादल वाला मौसम हो? क्योंकि डे टाइम के अंदर या फिर उस दिन भी नहीं, कुछ 5-6 दिन पहले, ठीक है, 5-7 दिन पहले, कुछ दिन पहले, जब भी सूरज निकला था, वेन देयर वॉज इनफ सनलाइट, तो उन सोलर पैनल्स ने सूरज की किरणों को इस्तेमाल करते हुए बिजली बना ली थी। और अब ये जो पर्सन है जिसको स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, अब मतलब एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक पर्सन अपने घर में स्टोर करके उसको बिजली को वो रखा हुआ है, लेकिन अगर बात करें बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप की या फिर कॉलोनीज की या सोसाइटीज की, तो सरकार पावर स्मार्ट सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के चलते ये कर सकती है कि बहुत ज्यादा दिनों तक, जब तक धूप वाला मौसम था, बिजली को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद रात को नाइट लैंप्स, ये जो स्ट्रीट लैंप्स हैं वो जलाने हैं, ठीक है, चाहे रात हो, चाहे क्लाउडी वेदर हो, चाहे बारिश हो रही हो, वो काम होता रहेगा क्योंकि बिजली स्टोर्ड है, ठीक है। हाउस होल्ड जो है दे कैन इंस्टॉल अ सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑफ एनी साइज। मैंने आपको पता नहीं, वाला काम घर भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज भी कर सकती है, सरकार भी कर सकती है, अलग अलग गली मोहल्लों में, कॉलोनीज में, सोसाइटीज में। एंड बिल विल बी जनरेटेड ओनली इफ द कंजम्पशन एक्सीड्स जनरेशन। बिल आपका तभी आएगा कि अगर बिल, मतलब देखो, सरकार भी बिल तभी बनाकर देगी, या सरकार इस बारे में सोचेगी कि जनता से अगर हमें ये पैसे जो वसूलने हैं ये तब वसूले जाएंगे। देखो ये सब ना एक प्रोजेक्शन है, ये सब एक प्रोजेक्शन है, ऐसा भी कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने सुना है आपके घरों में क्या कहते हैं, ये जो बिजली है या फिर बिजली के खंभे कोई सोलर पावर से चल रहा हो? कौन सी कॉलोनी है आपकी भाई ऐसी? कहाँ पर इंडिया में ये सारा सिस्टम कहाँ हो रहा है ये, कि जहाँ से पूरी सोसाइटी, कॉलोनी या फिर गुड़गांव नोएडा जैसा पूरा का पूरा सेक्टर है इससे कनेक्टेड हो? 100% में बात कर रहा हूँ, जहां पर बिजली के खंभे कोयले वाले जो जिससे बिजली आती है वो हटा ही दिए गए हो बिल्कुल। कहां पर चल रहा है सिस्टम? है कहीं नहीं ना। ये सिर्फ एक अनुमान है, ये अच्छी अच्छी बातें करी जा रही है कि ऐसा फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है। अब देखो,
आपका बिजली का बिल तब जनरेट होगा जब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके उससे इलेक्ट्रिसिटी इतनी बन नहीं पा रही है और आप यूज ज्यादा कर रहे हो। यानी कि एक एक पैनल को लगाकर 5 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है यूज करने, और 1% वो यूज कर सकता है। अब वहां पर उसको 5% यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 घंटा ही चल पाई है वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू जनरेशन। तो यानी कि अब सरकार को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि देखो बिल जो जनरेट करेगी वो तो सरकार ही करेगी ना, या आप अपने लिए थोड़ी ना कर लोगे बिल जनरेट। आप तो अपने लिए पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे। इसलिए मैं सरकार के पर्सपेक्टिव से इस एग्जांपल को देने की कोशिश कर रहा हूं। तो यानी कि सरकार जो है अब एक की जगह उसको लगाने पड़ेंगे 5 सोलर पैनल ये वाले, क्योंकि यहां पर है ये 5%, 1% के लिए 5 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त थी, लेकिन उसी को यूज करने वाले 5% है, तो वो 1% 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर पा रहा है। अब सरकार ये जो पैसा है उसके पास कोई हराम का पैसा थोड़ी ना है, आसमान से थोड़ी ना टपक रहा है। तो जब ऐसा होने लग जाएगा, जब लोगों की यूटिलाइजेशन या कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होने लगेगी एज कंपेयर टू जनरेशन पावर फ्रॉम सच सोर्सेस, तब आपका बिल जनरेट होगा, तब आपका बिल जनरेट होगा। सरकार को जब सरकार को किसी भी चीज को जनरेट करने के ऊपर जब पैसा भुगतना पड़ता है ना, तब आपका बिल जनरेट होता है। अब जैसे दिल्ली में यही तो चलता है कि अगर आपका जो पानी का बिल है, जैसे आम आदमी पार्टी ने पानी को काइंड ऑफ फ्री कर रखा है, वो कंप्लीटली फ्री नहीं है। आप एक लिमिट से ज्यादा अगर पानी यूज करोगे तो आपका उस यूनिट के बाद बिल जो है वो आना स्टार्ट होगा। मतलब मैं बस आपको एक एग्जांपल के लिए, रेफरेंस के लिए एक चीज बता देता हूं। जैसे मतलब मान लो कि आपको महीने का 20 ये 2000 लीटर जो पानी है ये फ्री करा हुआ है आपका, ठीक है। आपने दो, अब आपके मीटर में सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है, 2000 लीटर जो पानी वो फ्री है, आपने यूज करा 2009, यानी कि इस केस में आपने 9 यूनिट जो है वो यूज करी पानी की, क्योंकि वैसे तो आपका मीटर दिखा रहा है 2009, लेकिन ये तो सरकार ने डिक्लेयर करा हुआ है दिल्ली में के अंदर। एक एग्जांपल दे रहा हूं बस मैं कि ये फ्री है। 9 यूनिट के ऊपर आपका जो पैसा बनेगा, और एक यूनिट के ऊपर अगर पानी का बिल जो है वो जनरेट होता है 1 रुपए, तो आपको टोटल आपका बिल बना 9 रुपए का। या अगर ये फ्री नहीं होता, ये थ्रेशोल्ड नहीं होता, तो आपको बिल देना पड़ता 2009 रुपए का, लेकिन आपको 2000 तक का पानी के ऊपर छूट थी, वो फ्री था आपका। 9 यूनिट जो आपने यूज करे तो आपको उसके ऊपर वो बिल देना पड़ा। अब यहां पर यही चीज होती है। आप इलेक्ट्रिसिटी गैस पाइपलाइंस देख लो, जो एलपीजी पाइपलाइंस है ना, जो घरों में कनेक्टेड है, जैसा कि ईशा बता रहे थे कि आपकी नानी या फिर दादी के हैं शायद से, है ना, आपके घर तक नहीं आई है। अब हम जैसे जहां पर मैं रहता हूँ जनकपुरी में, वहां पर क्या है कि लग तो गई है, लेकिन अब वो मकान मालिक के ऊपर बात रहती है ईशा, ठाकुर, मकान मालिक के ऊपर रहता है कि वो लोग लगवाना चाहते हैं कि नहीं लगवाना चाहते, सारे फ्लोर में कि नहीं मतलब करवाना चाहते हैं। अब जहाँ पर मेरे मम्मा पापा वाला जो घर है वो उन्होंने लगवा रखे हैं, क्योंकि उनका खुद का घर है। जहाँ पर मैं रूम से किराए पर रहता हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि लगा तो हुआ है, लेकिन मकान मालिक ने कनेक्शन नहीं करवा रखा है। तो यहाँ पर अगर कल को मुझे खाना बनाना है तो मुझे गैस सिलेंडर यूज़ करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन उसके अंदर खैर वो कहानी छोड़ो, बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर भी ना ऐसे यूनिट्स होती हैं। अब वो गैस सिलेंडर आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन ये जो गैस पाइपलाइन है ना, इसका बिल मतलब, अब खाना तो देखो उतना ही बनता है, मेंबर्स उतना ही है। गैस सिलेंडर अगर एक जो है लगभग 1000 रुपए के आसपास का है, 970 980 हजार के आसपास का है दिल्ली एनसीआर में, ठीक है। अगर ये इतने का है तो, और वो पर मंथ आपको देना पड़ता है, आप मतलब चलो 1.5 महीने में मतलब भरवाते होगी, 1 महीने में भरवाते होगी, जो भी है। लेकिन जो ये पाइपलाइन है ना, इसका रेट ही कम से कम ऐसा जो बिल बनता है, जो मैंने देखा है, 400 रुपए बनता है 3 से 4 महीने का। 3 से 4 महीने तो बेटर क्या हुआ बताओ, गैस सिलेंडर या फिर ये गैस पाइपलाइन? गैस पाइपलाइन। खाना तो देखो उतना ही बन रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो कुछ हो रहा है, लेकिन बस वो है कि उसकी प्रोडक्शन ज्यादा है। अब ये देखो यहां पर भी आपको इतना ज्यादा पैसे क्यों नहीं वसूले जा रहे हैं आपसे जितना सिलेंडर है, क्योंकि सिलेंडर की शिपमेंट, डिलीवरी, उसको उन स्टेनलेस स्टील के सिलेंडर्स में, लोहे के सिलेंडर जो होते हैं उसमें फिल करना, ट्रांसपोर्टेशन उसकी होना, इस सब में मतलब जो भी कंपनीज होती हैं उनको कॉस्ट भुगतनी पड़ती है। और वो चीज़ आपको पता है कि रेट डिसाइड करना वो सरकार के हाथ में होता है। उस चीज़ को, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं उस प्रोडक्शन में, उनको उनका फेयर शेयर मिल सके, इसलिए गैस सिलेंडर महंगा सस्ता ये दाम बदलते रहते हैं, ठीक है।
गैस पाइपलाइन आपको एक फिक्स कॉन्स्टेंट रेट पर मिलेगी। उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपका गैस सिलेंडर आपने बुक करवाया हुआ है। अक्सर ये प्रॉब्लम आपने हर घरों में सुनी होगी, आपने खुद भी फेस करी होगी, मम्मी के मुंह से तो कभी ना कभी सुना ही होगा। गैस सिलेंडर आपने बुक करवा रखा है लेकिन अभी तक वो आया नहीं, और रातों रात आप खाना बनाने बैठे, मम्मी खाना बनाने बैठी और सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, तो बैठे रह जाओगे। गैस पाइपलाइन के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर भी सब कुछ सेफ्टी कॉशन प्रिकॉशनरी मेजर सब कुछ है। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो तो पापा मम्मी बोलते होंगे ना कि नीचे गैस सिलेंडर का वो जो नोजल नहीं होती है उसको घुमा दो, येलो कलर की जो नोजल होती है, कभी घुमाइए कि वो बंद कर दो, है ना, फालतू में रिस्क क्यों लेना। ऐसे ही जो आपका यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन का जो मीटर जो किचन से होता है वो कनेक्ट होता है, जहाँ पर भी मीटर आपका लगा होता है उसके नीचे भी एक नोजल होती है, उसको भी आप घुमाओगे तो आपकी जो गैस पाइपलाइन के अंदर जो रेगुलर फ्लो ऑफ गैस हो रही है वो बंद हो जाती है। हालांकि अपने आप तो नहीं आती रहेगी, ऑब्वियसली बात है, जब तक आप जो अपना चूल्हा है उसको स्विच ऑन ही नहीं करोगे उसका, और लाइटर को यूज नहीं करोगे तो ऐसे कैसे आग लग जाएगी। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैं वही बता रहा हूँ, जो चीजें सिलेंडर में होती है वो यहाँ पर भी होती है। अब जितना सिक्योरिटी कंसर्न वहां पर उतना यहाँ पर भी है। गैस सिलेंडर नहीं फट जाते हैं लोगों के, बताओ फटते हैं कि नहीं फटते हैं? गैस सिलेंडर फट जाते हैं, बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन गैस पाइपलाइन में मतलब बेसिकली ये कि इसका कनेक्शन सिस्टम काफ़ी सही है, काफ़ी दूर से आता है, और रेगुलर इंटरवल्स पे ना इसको देखने के लिए, निगरानी करने के लिए अलग अलग ऑफिस बना रखे होते हैं। अब उसमें होता क्या है, जब ये आया था ना तो सिक्योरिटी कंसर्न ये था कि इतनी बड़ी गैस पाइपलाइन पूरे देश से कनेक्ट करी जा रही है, और हमारे जो गैस पाइपलाइन है ना ये विद इन कंट्री नहीं है, ये अफगानिस्तान तक कनेक्ट होती है, उसकी भी दूर से आती है, उज्बेकिस्तान वगैरह से, हजीरा बिजाक और ऐसी पाइपलाइन है, ये बहुत लंबी सी पाइपलाइन है, ये बहुत सारे राज्यों से कनेक्ट होकर गुजरती है। और इसलिए आपके अगर स्टेट में अभी तक ये नहीं पहुंची ना तो धीरे धीरे करके कुछ सालों में पहुंचेगी। ये सरकार लगभग 1.5 डिकेड से वाला प्रोजेक्ट चला रही है, अब जाकर दिल्ली एनसीआर तक और दूसरे इलाकों तक ये पहुंचा है। अभी भी बाकी रह गया ये पंजाब तक पहुंचना, मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाकों तक पहुंचना, भोपाल इंदौर वगैरह में, ग्वालियर में मिल जाएगा आपको, लेकिन हर जगह पर इसका वो नहीं है। धीरे धीरे करके इसका सेटअप बन रहा है। तो लोगों को शुरू शुरू में से एक जो कंसर्न रेज हुआ एक्सपर्ट्स का वो ये रेज हुआ था कि अगर ये तो देखो नीचे से आ रही है, अंडरग्राउंड से आ रही है, अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो इतना बड़ा विस्फोट होगा कि पूरा देश ही उड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने वो चीज़ सुनिश्चित कर रखी है कि रेगुलर इंटरवल्स पे इन पाइपों को काटा हुआ है। अब काटा इन द सेंस कि मतलब कि अगर कोई भी कहीं से भी लीकेज होती है तो उस जगह को पर्टिकुलरली फिक्स करा जा सके। एक प्रॉपर कोई लगातार रेंज की पाइप नहीं है ये, कोई गटर की पाइप नहीं है कि एक साथ ही पूरी की पूरी बिछा दी। इसमें जो है रेगुलर इंटरवल्स पर चीज़ें हैं ताकि कहीं से भी लीकेज होता है तो उसको फटाफट ठीक करा जा सके, ठीक है। और वो अंडरग्राउंड है तो नीचे कोई हीटिंग मैकेनिज्म ऐसा है नहीं, जब तक कोई स्पार्किंग ना हो तो एकदम से कोई आग नहीं लगने वाली। और रेगुलर इंटरवल्स हैं तो ऑब्वियसली बात है, वो सबसे पहले तो अगर ज़मीन से बाहर निकलेगा, अगर जो गैस है वो बाहर निकलेगी तो वो हवा में पहले मिक्स होगी, और हवा में एकदम से ऐसे आग नहीं लग सकती कि पूरे का पूरा ऊपर तक सब कुछ जलते ही चला गया, ठीक है। टेक्निकल है ये समझाना, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको कि बिल कैसे जनरेट होगा, ये क्या होगा। लेकिन इन सारे मुद्दों में जितनी भी मैंने आपसे बात करी, आपको सबसे बेस्ट अभी तक क्या लग रहा है? अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर काम हो जाए अगर बढ़िया तरीके से, ये पावर स्मार्ट सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, तो इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं ना, बताओ, है ना बढ़िया। अब देखो, एज a 100% efficient system, this electricity will maintain free battery on top of unlimited on demand energy, and hence grid connected solar electricity appears attractive. अब यहां पर फ्री बैटरी किसको कहा गया है? दिस इलेक्ट्रिसिटी विल मेंटेन फ्री बैटरी, मतलब ये बिजली कभी खत्म नहीं होने वाली है, ये बैटरी कभी फूकने नहीं वाली है। फूकने अंदर से समझ जाओ कि मतलब वो कभी खत्म नहीं हो रही है। अगर आज आपकी खत्म हो गई तो कल सुबह ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि सुबह अपने साथ क्या लेकर आएगी? धूप, धूप है ना, सनलाइट। ठाकुराइन जब सूरज चाचू से पहली सनलाइट आना जब शुरू करती है तो कितने मिनट लगते हैं वो? 8 मिनट। वेरी गुड, चलो तुम गायब थे लेकिन बुद्धि नहीं छोड़कर आए हो, वेरी गुड, ठीक है। तो एज अ 100% efficient system, this electricity will maintain free battery on top of unlimited on-demand energy, and hence grid-connected solar electricity appears attractive. On top of the benefits of electricity grid, इसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी है
इट हैज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ अ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल नेवर इंक्रीजिंग इन प्राइस। जितना आपका ये जो बिजली का बिल अगर इस केस को यूज करके जो जनरेट होगा, जो ये देखा जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर प्राइस से ज्यादा नहीं आ सकता। लेकिन हमारे ये जो बिजली जो हम घरों में यूज करते हैं, अगर आपने एसी खुला छोड़ दिया ज्यादा टाइम के लिए, आप कहीं चले गए गीजर ऑन करके, ठीक है, कुल मिलाकर आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो उतना आपका बिल बनता जाएगा ना। यहां पर एक अपर थ्रेशोल्ड है कि उससे ज्यादा बिल जनरेट नहीं हो पाएगा यहां पर। क्योंकि अगर सरकार बिल यहां पर क्यों लगा रही है, मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दिया। ये जो सोलर पैनल सरकार को जो एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं, अगर लोगों की डिमांड बेसिकली ज्यादा पड़ रही है, और वो इतना जो है जो हम पढ़ रहे थे ना यहाँ पर, कंजम्पशन विल एक्सीड जनरेशन, ये रहा। जब कंजम्पशन जनरेशन से ज्यादा हो जाए, लोग यूज ज्यादा कर रहे हैं, जनरेट इतना कम हो रहा है, तो सरकार को इस लागत को फुलफिल करने के लिए जो उसने अपनी जेब से लगाई है, इसको कंपनसेट करने के लिए वो बिल जनरेट करेगी। लेकिन अब जब एक बार सोलर पैनल लग गए, जितनी कंज्यूमर की डिमांड है उतनी बिजली वो मिल पा रही है, तो धूप तो अगले दिन निकलेगी ना, तो क्या फर्क पड़ता है। तो बिल एक हद से ज्यादा नहीं आएगा फिर आपका। और इसके तहत अगर सरकार ये इनिशिएटिव अपने कंधों पे खुद ले ले, राज्य की सरकारों के साथ मिलकर, और श्रेया इसको किसी न किसी फॉर्म की, किसी न किसी तरीके की सेंट्रल सेक्टर स्कीम या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंतर्गत अगर लागू कर दे, तो बिजली तो फिर फ्री है हमारे लिए। क्यों ठुकराई, है कि नहीं। इंडिया वो सपना अचीव कर सकता है। और इंडिया के पास एडेड एडवांटेज क्या है ईशा, ये मैं एक वचन दे रहा हूं कि ये वाली बिजली ऐसे बनना कभी खत्म नहीं होगी। मतलब जब तक, अब देखो सूरज भी एक टाइम के बाद ब्लास्ट होने ही वाला है, ये आप ज्योग्राफी से जानते हो, है ना। इसमें उसकी भी लाइफ एक लिमिटेड ही है। सोलर सिस्टम हमारा बचने नहीं वाला, लेकिन उसमें अभी ईशा डोंट वरी ठकुराइन, तुम 500-600 जन्म आराम से ले लोगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं एक जबान दे रहा हूँ कि ये वाली जो इस प्रोसेस से, सोलर एनर्जी के प्रोसेस से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसके चलते क्या हम कांस्टेंट रेगुलर सप्लाई इंडिया में सुनिश्चित कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं ईशा, ये बताओ क्यों कर सकते हैं, इंडिया के पास क्या एडेड एडवांटेज है। हम्म। तो वेरी गुड ईशा, सही बोल रहे हो कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में लाया करता है, और धूप यहाँ पर सदाबहार रहती है, राइट, है ना। और इंडिया का मेजर पोर्शन धूप से कभी बाहर होता नहीं है। ऑन एन एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर आपको 25 से 27 डिग्री सेल्सियस मिल ही जाएगा। और अगर ऐसा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली धूप निकल रही है, ठीक है। मैं वो कल भूल गया ईशा, आपने याद नहीं दिलाया, शायद आपने भी नहीं दिलाया मुझे, वो आपको वो लाइट दिखानी है एक बारी सोलर पैनल वाली। कल बोला था ना मैंने कि वो जो मुझे कोलैबोरेशन से आई थी यूट्यूब से। क्लास की बात याद दिलाना, मैं आपको फोटो भेजूंगा उसकी, ठीक है। ऑफ ग्रिड, these systems allow to store solar power in batteries for use। ऑफ ग्रिड याद रखना, इसको हम कह रहे हैं, ये है ऑफ ग्रिड, ठीक है। और ये ऑफ ग्रिड आ कैसे रहा है, ये देखो अगेन वही है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर ही है, हाउस होल्ड तक बेसिकली भेज रहा है, ठीक है। जानते हैं इसका फंडा ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है इसका मतलब। These systems allow to store solar power in batteries for use when power grid goes down, or if if are not on the grid। यानी कि यहां पर आप क्या कर सकते हो, सिंपल भाषा में, यू कैन स्टोर सोलर पावर, यू कैन स्टोर सोलर पावर कहां पर, इन बैटरीज। किस लिए, यूज करने के लिए, और कब, जब पावर ग्रिड जो है इट गोज डाउन। अब ऑफ ग्रिड का मतलब ये होता है सिंपल भाषा में, हाउस होल्ड पर्पज के लिए वो डायग्राम हमें शो कर रहा था ना। तो श्रेया यहां पर क्या है, आपने अपने घर की बिजली का कनेक्शन कटवा नहीं रखा है, जैसे आप बिल भर रहे हो, भरते रहते हो, आपने एक साइमल्टेनियस सेटअप बना रखा है इसका। ये जो सोलर पावर ग्रिड वाला जो मीटर है, ये भी लगवा रखा आपने अपने घर में, कि जैसे ही अगर वो वाली बिजली गई,
मान लो यार अपन एक मैराथन क्लास कर रहे हैं। मैराथन क्लास मतलब सुबह से लेकर रात तक ठकुराइन अपन बैठे हैं, और आज अपन ने डिसाइड करा कि आज अपन पूरी लक्ष्मीकांत डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक। आप मुझसे सवाल पूछना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब उसके लिए आप जानते हो मुझे पूरे दिन का बैटरी बैकअप और ये लैपटॉप वगैरह सारी चीज़ें, लाइटें वगैरह सब कुछ चाहिए पूरे दिन के लिए, है ना। अब उस केस में अगर मैं ईशा क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी रेगुलर बिजली आ रही है तब तक तो सब चंगा है, तब तक तो सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब अगर बिजली चली गई तो मैं वेट नहीं करना चाहता, और अगर ये मेरे रीजन में जनकपुरी में अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो मैंने इसको भी घर पे लगवा रखा है। तो यहां पर क्या है, एक तरीके से एक तरीके से मैं सोलर पावर को स्टोर कर रहा हूं बैटरीज के अंदर, यूज करने के लिए जब पावर ग्रिड मेरा खत्म हो जाएगा। अब ये दो तरीकों से हो सकता है, या तो श्रेया मैंने मीटर लगवा रखा है, या तो मैंने छत पर छतरी लगवा रखी है। तो जब ये खत्म हो जाएगा तब वो दूसरा स्टार्ट हो सकता है। आप लोग सीएनजी वाली गाड़ी के बारे में एक चीज जानते हो, डेट यू कैन, कभी कभार वो ऐसा सिस्टम फिट हो जाता है उसके अंदर, अगर आपकी सीएनजी खत्म हो जाए तो आप डीजल पे शिफ्ट कर सकते हो, स्विच कर सकते हो चलती गाड़ी में भी। जानते हो वाली चीज आप? सीएनजी का मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये नहीं कि आपने पूरा अपना डीजल पेट्रोल सिस्टम गाड़ी से खत्म ही करवा दिया और सिर्फ सीएनजी पे चल रही है। सीएनजी गैस है, कहीं पर बीच हाईवे पर खत्म हो गई, कुछ भी हो गई, और आपने पेट्रोल की टंकी फुल करवा रखी है या डीजल वाली गाड़ी है, तो उसके अंदर फिर आप उस पर स्विच करके आराम से उसको चला सकते हो कि अब वो जो है फ्यूल जो है, गाड़ी जो है सीएनजी पंप को यूज नहीं करके डीजल जो इंजन है उसको यूज कर रही है, पेट्रोल इंजन है जो उसको यूज कर रही है। पता है इस चीज के बारे में? पता है इस चीज के बारे में, है ना। तो ये जो है ना, ये जो स्विच करने वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, ये जो स्विच करने वाला जो एलिमेंट है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहां पर कि ये है ऑफ ग्रिड। आप ना नॉर्मल समझ जाना श्रेया, जो बिजली का बिल आ रहा है, जो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, आप उसको नहीं हटवा रहे हो, ये सिर्फ आपने इमरजेंसी के लिए ठकुराइन यूज करके रखा हुआ है। ठकुराइन टेक्निकल तो नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है, बातें पल्ले पड़ रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद हाइब्रिड सिस्टम। अब देखो हम ये दोनों सिस्टम को अगर यूज कर रहे हैं तो क्या मैं इसको नाम नहीं दूंगा यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम? बताओ है ये हाइब्रिड सिस्टम के नहीं? इट इज यूजिंग बोथ। और कौन से दोनों बिजली के सेटअप, देखो अब आप इतना तो समझ ही गए हो, मैं बार बार वो नहीं बोलने वाला, मैं बस एक शब्द बोलूंगा, दोनों सेटअप, ठीक है। तो समझ जाना, अब गली मोहल्ले में लगा हुआ है श्रेया तो वो बिजली के खंभे हैं, ठीक है। घर में यूज कर रहे हो तो घर तक जो पावर कनेक्शन आ रही है, बेसमेंट में नीचे या आपके फ्लोर पर बिजली का मीटर लगा होगा वो, प्लस आपने या तो छतरी लगवा रखी है छत के ऊपर, या फिर दूसरा मीटर लगवा रखा है जिसके थ्रू एक और सोलर एनर्जी वाली ट्रांसमिशन लाइन आती है। उसका फायदा आपने ईशा देख ही लिया अभी, ठकुराइन। उसका फायदा ये होता है कि अपन को उसके लिए एक लिमिट से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा बिल आएगा ही नहीं, अपर थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर। अब वो डिपेंड करता है, तुम यहाँ मीटर लगवा रहे हो, अब मीटर वाला कनेक्शन देखो मैंने आज तक तो सुना नहीं, आप लोगों ने सुना है क्या? आपके एरिया में ऐसा कुछ है? सुना है कभी कोई दूसरे? ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे एरिया में तो नहीं है, ना मैंने ग्वालियर में सुना है, ना मैंने दिल्ली में सुना है ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कहीं होता हो तो मुझे पता नहीं भाई, मैंने इतना सर्च मारा नहीं, अभी इक्की दुक्की जगह पर ट्रायल बेसिस पर स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन हम ये कहें कि इंडिया के बहुत सारे इलाकों में तो भाई मैं तो आज तक नहीं सुना, ठीक है। दूसरी चीज, पैनल तो सुने, पैनल सुने, लेकिन जो पैनल यूज करते हैं उनके यहाँ आप ये तो मान सकते हो ना कि अभी 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 जो है ये रीसेंट एक चीज है। और कल आपने देखा था ना ईशा, 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था ना अच्छा वाला पैनल लगवाने के लिए, गूगल से देखा था हमने, 5 किलोवाट वाला, है ना। अब ये एकदम से हम ईशा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इतनी 5-5 लाख की, है ना। तो अब हमें भी नहीं पता कि ये वो पूरा फैमिली के लिए फिर भी पर्याप्त होगा कि नहीं होगा। इसमें याद है वो एग्जांपल कि आप नहाने के लिए बैठे हुए हो, लेकिन कोई फिर उसके बाद घर वालों से कह रहे हो कि लाइट में जलाना, मैं नहाने जा रहा हूँ क्योंकि गीजर में पानी गर्म नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद ऐसे तो नहीं रहना ना कि थोड़ा थोड़े की जरूरत है कि नहीं, फिर फायदा कैसे का। तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, हाइब्रिड सिस्टम का अडॉप्ट करोगे कि नहीं करोगे, कि यार थोड़ा बहुत बिजली का जो बिल आएगा वो देते रहेंगे, बाकी सोलर पैनल से काम चला लेते हैं। मतलब आपके जहां पर बिजली ज्यादा यूज होती है आप उसके लिए सोलर पैनल यूज कर लो। जैसे ईशा, कैसे मान लो कि ईशा आपने और मैंने ना ओला स्कूटी ली, ठीक है। अब हम ना छुटपुट काम करने के लिए श्रेया क्या कर रहे हैं कि आप ये बोल रहे हो कि यार इन सब में ना प्रेस में, गीजर में, ओला को चार्ज करने में, मान लो वैसे तो ओला को चार्ज करने में नामात्र के बराबर बिजली लगती है, 2,500 रुपये 3,000 रुपये मेरा बिजली का एक्स्ट्रा बिल आता है, जिसमें
पेट्रोल ज़्यादा लगता था, लेकिन उससे पूरे महीने ओला जो है वो चलती रहती है। ठीक है, टोटल बिल बता रहा हूँ, मतलब मैं पूरे घर का जो आता है वो 2,500-3,000 रुपये आता है, जिसमें मतलब ओला भी चार्ज हो जाती है और कोई मतलब एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता है। खैर, हम मान लो कि आपने मुझसे बोला कि दीपांग एक काम करते हैं, जो प्रेस हमें कपड़े प्रेस करनी है तो प्रेस जो लगाना है, जो गीज़र है, जो इन्वर्टर चार्ज करना है, या कुछ भी ऐसे जो काम है जिसमें बिजली ज़्यादा खिंचती है, जो हमारे पास कोई एयर ड्रायर है या कुछ भी है, तो उसको हम चार्ज करना या यूज़ करना ये हम सोलर पैनल की बिजली से करेंगे। बाकियों के लिए हम कमरे में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बल्ब जल रहा है, बिजली चल रहा है, या पंखा चल रहा है, झाड़ू पोछा लग रहा है, उसके लिए जो भी चीज़ें, तब हम जो है उसके लिए यूज़ कर लेंगे अपना, या फिर एसी चलना है गर्मियों में तो इतना तो बनता ही है कि तब हम लगवा लेंगे ये मीटर, मतलब तब हमारे लगा हुआ मीटर तो हम उसको वो यूज़ कर लेंगे। तो समझ गए हाइब्रिड सिस्टम क्या है? ओके, काफ़ी एग्जांपल्स दे दिए मैंने, अब तो क्लियर हो गया होगा। हाइब्रिड सिस्टम्स प्रोवाइड पावर टू ऑफसेट द ग्रिड पावर whenever the sun is shining, ठीक है, and will even send excess power to the grid for credit and for later use। ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम से एक फायदा ये होता है, वो ये कह रहा है, जब अभी जैसे याद है कुछ महीनों पहले हमने रशिया से बड़ा सारा कोयला मंगवाया था, हमारे देश में कोयले की किल्लत हो गई थी, तो बहुत सारे राज्यों के अंदर बिजली चली जाती थी। न्यूज़ पे आपने सुना होगा या फिर ये खबर तो ट्रैक करी होगी, आई थिंक पता होगा थोड़ा सा इसके बारे में। हमारे देश में भी कोयले की किल्लत हो गई थी, तो बिजली नहीं बन पा रही थी इतनी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा राज्यों में के अंदर बिजली जा रही थी। अगर हम ऐसा सिस्टम, अच्छा कि इतने टाइम के लिए बिजली नहीं रहेगी, अच्छा ये आता था, अच्छा वो बचाने के लिए ना, क्योंकि वो किल्लत वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। अब अगर ऐसा कोई सिस्टम अगर हमारे पास हो, तो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं ना, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा ना श्रेया, कि जो पावर ग्रिड है उसके अंदर हम सोलर पावर से निकली हुई बिजली ठकुराइन ये भी तो यूटिलाइज कर सकते हैं। और वो याद है ना, अगर ओवर पावर वो जनरेटर, अगर जनरेटर नहीं क्या था वो, ट्रांसफॉर्मर होता है, क्या होता है, नाम भूल गया उसका, ट्रांसफॉर्मर, हाँ। अगर इस ट्रांसफॉर्मर में अगर ज्यादा बिजली अगर आने लग गई तो ये वापस भेज देगा उसके पास स्टोर करने के लिए। पढ़ा था ना हमने ये वाली चीज, ये देखो, they must connect to the grid to function, they can send excess power generated back to the grid when you are over producing, so you credit it for later use। यानी कि सेव हो रही है ना इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बात बताओ, अगर कोयले से कम प्रोड्यूस करनी पड़ रही है इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है जो कि सेव भी हो पा रही है, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अगर इसकी हो रही है, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। हम कोयले के ऊपर रिलायंस अपनी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, भाड़ में जाने तो भूल जाओ सारी कंट्रीज को। लेकिन आप बात करो इंडिया की, इंडिया में ये सेटअप पावरफुल है कि नहीं है, कॉस्ट एफिशिएंट है कि नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला है कि नहीं है। और इंडिया जो है वो सूरज की किरणों के दायरे से कब बाहर निकल जाएगा ठकुराइन, बताओ? साल 2024 में न्यू ईयर वाले दिन हो जाएगा बाहर, धूप आना बंद हो जाएगी यहां पर पूरे साल के लिए, लोकेशन तो उसकी वही रहेगी, है कि नहीं? तो hybrid systems provide power to offset the power grid power whenever the sun is shining, and will even send excess power to the grid for credit and later use। इस लाइन का मतलब ये है, रातों रात हमारे जो सोलर पैनल्स हैं ईशा, वो चार्ज है। श्रेया, 2 दिन की बिजली हमारे पास उसके अंदर पड़ी हुई है। अब आज जो धूप है एकदम तगड़ी सी निकली हुई है, बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई है, ठीक है। अब हमारा तो ऑलरेडी चार्ज था, कोई दूसरा पैनल है या दूसरा सेटअप है या हमारे पास इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, हम उसके अंदर बिजली स्टोर करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है, क्या दिक्कत है? तो यानी कि समझ रहे हो ईशा, अगर जो सनशाइन है जब तक वो अवेलेबल है, धूप का सिस्टम क्या रहता है, अगर मैं तगड़ी धूप को मानूं, तो आप लोग जो नॉर्थ इंडियंस या सेंट्रल इंडियंस हो, आप इतना तो मानोगे कि तगड़ी धूप अगर मैं अप्रैल से लेकर जुलाई तक की बात कर लूं, तो वो 10:30 से लेकर 3:30 बजे तक तो रहती है ना? यानी कि लगातार 5.5 से 6 घंटे हमारे पास रहती है ना धूप, अच्छी खासी, बहुत तेज। और वो सोलर पैनल पे गर्माती हुई अगर वो पड़ेगी, तो वो भी बहुत भभक कर चार्ज हो पड़ेंगे। और जब वो एक्स्ट्रा चार्ज हो रहे हैं, तो वो बगल वाले सोलर पैनल से कनेक्टेड है, तो श्रेया बिजली को मतलब ये जो मतलब चार्जिंग जो कैपेसिटी है उसकी, वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते चलो, यानी कि बिजली को आगे सेव करते चलो। तो फिर अगर 10 दिन के लिए अगर हम ऊपर छत पर जाकर ठकुराइन कुछ चार्ज कर भी नहीं रहे उनको, तो हमारे पास इनफ मात्रा के अंदर बिजली जो है, डिपेंडिंग ऑन द यूज, वो करेक्ट हो गई है, क्या दिक्कत है कि नहीं?
अब जैसे वो वाली जो लाइट है ना ईशा, जो मैं आपको बता रहा था, जो सोलर पैनल से चलती है, तो श्रेया उसके अंदर क्या होता है कि जैसे अब शुरू शुरू में आई थी तो शौक लगता था उसको देखने का, यूज करने का, तो वो सर्दियों में आई थी मेरे पास कोलैबोरेशन, लास्ट विंटर्स, ठीक है, तब आई थी वो मेरे पास एक लाइट। तो ठकुरा मेरे पास एक लाइट है, उसके अंदर छोटे छोटे बल्ब्स हैं गोल गोल कलर के, तो वो ना सोलर पैनल से चलता है, मतलब बेसिकली उसके अंदर एक पैनल दे रखा है, धूप से चार्ज होकर बेसिकली वो चलती है लाइट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब सर्दियों में बहुत अच्छी धूप निकली होती थी, तो छत पर एक पुराना कूलर रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर रखकर वो चार्ज कर लेता था मैं, ठीक है, वो फिर चल जाता था 2 से 3 दिन के लिए। अब जब धूप नहीं निकलती थी 3 से 4 दिन के लिए, तो मुझे वेट करना पड़ता था उसका। लेकिन गर्मियों में अगर एक बार मैंने उसको चार्ज करा है तो फिर वो आराम से 2-3 दिन चल रहा है, और फिर चार्जिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 बजे वाली जो धूप है, जब वो धूप जा रही होती है, 4 से 5 भी अगर मैं उसको रख दूं 1 घंटे के अंदर, वो ऐसी चार्ज हो जाती है कि 3 से 4 दिन का लगातार वो लाइट को अगर मैं जलाना चाहूँ तो वो जल जाती है। इतना सा पैनल है, मतलब मैंने आपको कल बताया भी था। आपकी हथेली भी ज़्यादा बड़ी है, उंगलियां हटा दो अपनी हथेली से, बीच वाली हथेली को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, उसका 1/4 पार्ट है, इतना बड़ा है वो पैनल, और लेकिन इतना पावरफुल है, ठीक है। तो हाइब्रिड सिस्टम्स प्रोवाइड पावर टू ऑफसेट द पावर ग्रिड, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद दीज सिस्टम्स डू नॉट नीड टू बी कनेक्टेड टू द मेन पावर एज देयर इज नो रेडी सोर्स ऑफ रिजर्व पावर, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या है, यहां पर इसको ना मेन पावर सिस्टम से आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर राइटर थोड़ा सा अपने टॉपिक से डिवीट कर रहा है, वो कह रहे हैं नीड नहीं है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, मेन पावर सप्लाई लाइंस क्या हो गई, मेन पावर सप्लाई लाइंस हो गई ये खंबे। कनेक्ट अगर घरों तक, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना तो देखो कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दूसरी सेंस के अंदर ये वाली बात कर रहा है, कह रहा है दीज सिस्टम्स, ये जो सोलर पावर जो सिस्टम्स हैं, जो बैटरीज हैं वगैरह, दे डू नॉट नीड टू बी कनेक्टेड टू द मेन पावर। आपको इन सारे सिस्टम को पूरा पूरा कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ जब बिजली बन गई है, इट इज रेडी टू गेट सप्लाइड, सिर्फ उन बिजली की तारों को कनेक्ट करना है, एज देयर इज नो रेडी सोर्स ऑफ रिजर्व पावर। दे रिलाई ऑन स्टोरेज बैटरीज, बैटरी के अंदर आपकी सब कुछ स्टोर है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी पावर वगैरह, एंड जनरेटर्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डेज, जब सोलर पैनल जो है वो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, देन इट इज रिक्वायर्ड, तब आप जो है अपने पावर ग्रिड्स का जो है वो यूज करोगे, और इसी सिस्टम को बोला जा रहा है हाइब्रिड। तो ये पहला वाला, दूसरा वाला जो पॉइंट है घुमा फिरा के पहले वाले पॉइंट की एक्सटेंशन है। अब इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये -1 नहीं लिखा हुआ है, ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट उसने डैश करके लिखा हुआ है कि 1, पहला सूटेबल सोलर माउंटिंग। देखो सूटेबल सोलर माउंटिंग मतलब क्या, जैसे ये रहा, ठीक है। अगर आप इसको देखो, जो ये 10 किलो वाट आवर, 2 किलो वाट आवर, कल हमारे पास दूसरा फिगर आ रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा है, यहां पर आप देखो मिनिमम प्राइस इसका और मैक्सिमम प्राइस जो रेंज करता है 1 लाख पर पीस, ठीक है, 1,80,000 पर पीस, मतलब एक जो छतरी, मतलब एक जो ये पैनल होगा ना, ये वाला इतना सा, ये जो पैनल है ऐसे करके, ये इसकी बात कर रहा है कि इतने महंगे महंगे, और हमने 3 से 4 लाख वाले भी देखे थे, है ना, 5 किलो वाट वाले। अब जैसे इसी को देख लो, ये किलो वाट है, ये पर पीस है, जिसके अंदर आपको ये 2 किलो वाट की एनर्जी जो मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कॉस्टली सेटअप तो है, इसके लिए आपको सूटेबल सोलर माउंटिंग यानी कि अब बिजली की, अगर आपने सोच ही लिया कि मुझे कन्वेंशनल फॉर्म में बिजली के ऊपर रिलाई नहीं करना है, तो पॉइंट यार सिंपल है कि आपको फिर जो है इनफ सोलर पैनल्स जो है वो चाहिए पड़ेंगे, यहाँ पर वो आपको चाहिए ही पड़ेंगे फिर इनफ सोलर पैनल्स। तो सूटेबल सोलर माउंटिंग मतलब क्या, अब आपने ये सोच लिया कि हमें अच्छे खासे मात्रा में इससे सोलर एनर्जी से ही बिजली को यूटिलाइज करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका फैमिली का साइज कितना है, घर कितना बड़ा गज का है या क्या है, तो उसके हिसाब से आपको वो माउंटिंग उसकी करवानी पड़ेगी अपनी छतों पर, या जहाँ पर भी आपको सही लगता है, जहाँ पर धूप आती है, ठीक है। उसके बाद ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर, ये आपको इसलिए चाहिए पड़ेगा क्योंकि आप जानते हो, फोर्थ पॉइंट की तरफ अगर आप देखो, आपको एसी और डीसी सेफ्टी आइसोलेशन स्विचेस भी चाहिए पड़ेंगे, लेकिन स्विच बनाने से पहले वाई यू नीड सोलर इन्वर्टर,
ताकि आपका कौन सा करंट किस में कन्वर्ट होकर आपको मिल सके। बताओ बताओ। हाँ, डायरेक्ट करंट जो है वो कन्वर्ट होकर ऑल्टरनेटिंग करंट मिल सके आपके। ठीक है। उसके बाद सोलर पावर कंट्रोलर एंड बैटरीज। कंट्रोलर मतलब क्यों, याद है अभी हमने पढ़ा ठाकुराइन, जब एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस होगी तो वो इन्वर्टर या जो भी जनरेटर आपने सेटअप लगाया उसके तरफ वापस जाए, वरना देखो ठकुराइन ईशा, एक लोड ही तो है ना ये। श्रेया, ब्लास्ट नहीं हो सकता फिर ये सेटअप अगर ज्यादा पावर लोड हो गया तो। किसी भी चीज में अगर पावर लोड हो गया तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। हमें इसको रोकना है, तो उसके लिए वी नीड solar power control and batteries, alternating current and direct current safety isolation switches and grounding earth cables and clamps। ठीक है। आपको पता है ना, जब भी वायरिंग में अर्थिंग होती है तो वो करंट आता है। तो ये बात बताओ, यहां से अगर बिजली निकल रही है, वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, पावर, तो इसमें सूरज की किरणों से जो बिजली प्रोड्यूस करी जा रही है वो बिजली झटके नहीं देगी आपको, उससे करंट नहीं लगेगा क्या आपको, कि उसकी नंगी तारे पकड़ लोगे कि तो सूरज से बनी हुई है, इससे क्या होता है, मैं तो कोयले वाली से चिपकता था पहले बचपन में, इससे थोड़ी ना चिपकूंगा। बताओ ईशा, गीले कपड़े से पोछा मार दो किसके ऊपर, इसकी तारों के ऊपर। ये है। तो ग्राउंडिंग अर्थ केबल्स और क्लैंप्स हमें चाहिए। इसके लिए भी हमें, जैसे आपको पता ना बेस्ट क्या माने जाते हैं, अच्छी कॉपर वायर्स जिसके ऊपर मोटे प्लास्टिक की कोटिंग हो, है ना, ऐसी ट्रांसमिशन लाइन बेस्ट मानी जाती है ना, ताकि काम करने वाले चिपके भी ना। और कॉपर वायर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सबसे बेस्ट माना जाता है। थोड़ा बहुत याद है ये चीजें, फिजिक्स के फंडे 9th 10th। और ये तो जनरल बातें तो जानते ही होगे। कॉपर वायर तो रखेंगे, खाने के अंदर जो एल्यूमिनियम फॉयल है उससे तारे बनेंगे ठकुराइन आप लोग, बताओ, है ना। उसके बाद ये हो गया आपका। मैंने आपको इसके बारे में तो बता दिया, पूरी कहानी बता दी मैंने आपको। ये आपका टॉपिक का नाम था, ये आपका सोलर एनर्जी। ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले ये जो आपके सोलर पावर जो ग्रिड्स हैं इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से सारा बता दिया। ठीक है। ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सिस्टम भी मैंने आपको करा दिया। अब हम बात करते हैं एक बार के लिए जरा सोलर वाटर पंप के बारे में। ठीक है। सोलर वाटर पंप, ये है आपका सोलर वाटर पंप। देखते हैं जरा। ये सिंपल सा, जैसे मतलब मान लो कि खेतों के अंदर आपने एक ट्यूबवेल या कोई भी एक मोटर या पंप लगा रखी है, वो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ बिजली को यूटिलाइज नहीं कर रहा। जैसे घर में, जैसे सुबह जब ये पानी आता है, जैसे श्रेया गुरुग्राम में आप रहते हो, है ना, यहाँ पर जो पानी है तो मोटर तो चलाते होगे सुबह, है कि नहीं ईशा ठकुराइन, जिसमें हम लोग सब लोग मोटर चलाते हैं सुबह। अब मोटर जो चला रहे हैं तो बिजली यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, रोज यूनिट बढ़ता है हमारा कि नहीं बढ़ता उसको डेली मोटर चलाने की वजह से, बताओ होता है कि नहीं होता, है ना। तो ये जो है, आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हो जब आप मोटर चला रहे हो। ठीक है। कहीं पर भी सोलर, देखो अभी उन्होंने तो एक खेत के उसमें पर्सपेक्टिव में लिख दिया, कोई सी भी मोटर आप चला रहे हो, आप यूज कर रहे हो ये सोलर रूफिंग, ये सोलर पैनल्स को, तो ये क्या बन जाएगा, ये मोटर है, ये इसका कुछ इसके साथ करेक्टर है, और ये मतलब वो ये कि मीटर है इसका, ये जो भी देखेगा कि मोटर में मतलब पानी खींच पा रहा है कि नहीं खींच पा रहा है जो भी है, और ये आपका सोलर पैनल है। ठीक है। जब आप ऐसे करके ये पानी को निकाल रहे हो, कन्वेंशनल आप भी तक ये जो आप अगर ये यूज़ कर रहे होते तो आपके घर के बिजली के यूनिट चल रहे होते, लेकिन ये जो है वो सोलर पैनल से बेसिकली जो पानी है जो पूरा का पूरा खींच रहा है बिजली प्रोड्यूस कर कर, इसको आप सिंपली भाषा में बोलते हो सोलर वाटर पंप। ठीक है। तो देखिए ज़रा सोलर वाटर पंप कितने का आता है। सोलर वाटर पंप, अच्छा ये भी अमेजन पे भी है, 5,500 का भी है, 15,000 का भी है। सोलर वाटर पंप फॉर एग्रीकल्चर प्राइस, खेती बड़ी वाला कितने का पड़ेगा, 19,000, 6,000, 12,000, 10,000, तो ऑन एन एवरेज 10,000 का है। ठीक है। सोलर वाटर पंप फॉर होम प्राइस
ये वाला, ये 5,000 3,000 ऐसे से हैं। ठीक है, तो ठकरानी आज बुक करवा लेना अमेजन से। ओके, तो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम यूजेस सोलर एनर्जी टू रन पंप वाटर। देर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनी सोलर वाटर सिस्टम। एक होता है आपका सोलर पीवी पैनल, फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक पैनल। तो अगर हम इस पे चलें, सोलर वाटर पंप, ठीक है, और अमेजन पे नहीं, इसको ले लेते हैं, ये भी अमेजन पे ही है। ठीक है, कह रहा है एक इसमें मिलता है आपको सोलर पीवी पैनल, मिल रहा है क्या? जी हाँ, ये रहा सोलर फोटोवोल्टिक पैनल। उसके बाद एक मिलेगा आपको एनी मोटर पंप सेट, दोस विल बी इक्विप्ड विद एनी फोटोवोल्टिक अरे, मतलब अरे मतलब उसके सेट होंगे बहुत सारे। एक होगा सरफेस माउंटेड सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट, सबमर्सिबल पंप सेट, फ्लोटिंग पंप सेट, और कुछ पाइपें मिलेंगी। तो ये सब कुछ सेट मिल रहा है क्या? जी यस, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, पाइपें वगैरह, और ये पूरा का पूरा ये सेटअप जो है अलग अलग, वो डिपेंड करता है कि कंपनीज का क्या है, किस पर्पज़ से, एग्रीकल्चर पर्पज़ से, होम पर्पज़ से है। लेकिन कुल मिलाकर आपको ये चीज़ें, पाइपें वाइपें, हाँ सब मिल रहा है। ये कहाँ पर है? ये अमेज़न के ऊपर है। 4,280 रुपये तक का है, समथिंग लाइक। तो वो आपको कह रहा है ना कि किसी भी तरीके का आपको मोटर पंप सेट मिल सकता है, सरफेस माउंटेड सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट। वो सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या, जैसे मैं बताता हूँ, सरफेस माउंटेड सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट किसको कहते हैं? स्कूल के ग्राउंड में या फिर पार्क में वो स्प्रिंकलर नहीं लगा रहता है, जैसे वो जिसके अंदर वो पाइप आप अटैच कर दो तो ईशा, वो गोल 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 वो घूमता रहता है अपने आप ही, मतलब वो करके। सेंट्रीफ्यूगल कोई भी चीज़ जो होती है वो एक जगह जो खड़ी रहे और गोल गोल चारों दिशाओं में घूमे। आसान भाषा में अभी के लिए इतना समझ जाओ, फिजिक्स का एक फंडा होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हायर पार्ट जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं आपको जब रॉकेट्स वाला चैप्टर करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो एक तो ये, और एक तो इस तरीके का पंप हो सकता है। सरफेस माउंटेड क्यों कहते हैं उसको? एक जगह पर वो टिक जाए। तो ये देखो, गार्ड कर, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मेरे वो जो लाइट है वो जो गमले में गार्ड कर वो प्लांट्स पे लगाने के लिए है, ये जो सोलर पैनल वाली जो मैं आपको ऐड कर रहा था, तो वो भी ऐसे गढ़ती है, इसकी भी ऐसी नोक है। ठीक है, और उसके बाद ये एक जगह गड़ जाएगा, उसके बाद ये पंप देखो सेंट्रीफ्यूगल चारों जगह ये पानी फेंक रहा है। ठीक है, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। सबमर्सिबल पंप सेट, ठीक है, और फ्लोटिंग पंप सेट, और फिर कुछ पाइपें ये मिल रही है, पाइप ये मिल रही है इसके साथ पाइप। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको क्लियर कर दी हमेशा के लिए। अब वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, ऐसे लगा लो ये पैनल, ये देखो ज़मीन के अंदर इसने गाड़ दिया है, एक जगह टिका दिया है। ये देखो ये पैनल है, यहाँ तक इसकी जो रेंज है, यहाँ तक आप इसको गाड़ दो किसी भी मिट्टी के अंदर, एक जगह पर, एक जगह बस वो ठहर जाए। तो देखिए ज़रा, अगर ये सोलर वाटर पंप है तो उसको पहले होम में देखते हैं कैसे लगता है ये लगाओ होम, होम, हाँ ठीक है। ये यहाँ पर एक जगह से गाड़ दिया, टिका दिया, ये यूज़ कर रहा है उसको, सोलर एनर्जी को, और फिर ये जाके ये कनेक्ट होकर कन्वर्टर से, ये ऐसे करके इन्वर्टर से ये बेसिकली फिर ये पानी जो है वो फेंक रहा है। ठीक है, इसका ज़्यादातर तो चलो ठीक है, ये बड़ा वाला मान लेते हैं। ये भी देखो ये टिका हुआ है, ये गड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर, ये जगह टिका हुआ है, छतरी बन रखी है, उसके बाद एक कनेक्ट होकर ये फिर ये पानी ये जो है ये वो फेंक रहा है। ठीक है, अगर हम इसी को वो करें, ये यहाँ पर ये स्टैंड लगा हुआ है इसका, चलो ठीक है जो भी है, ये ऐसे हमने बनाया। तो फिर क्या होता है वर्किंग इसकी देखें। दिस पंप ऑपरेट्स ऑन सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। ये जो सोलर पैनल है ना, इसी को बोला जा रहा है सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम बेस्ड ऑन पावर जनरेशन। द फोटोवोल्टिक अरे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये हम जानते हैं। ये जो पीवी पैनल्स होते हैं, ऑब्वियस की बात है, सोलर एनर्जी को, धूप को लेगा और बिजली के अंदर कन्वर्ट करके बना के दे देगा।
विच इज़ यूज फॉर रनिंग द मोटर पंप सेट। इससे इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो भी मोटर होगी वो मोटर चलेगी, ठीक है। एनी टाइप ऑफ पंपिंग सिस्टम, इधर सरफेस पंप और सबमर्सिबल पंप, अलग अलग तरह के हमने पंप पढ़े ना, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप भी था, कुछ भी जो पंप है मतलब बेसिकली जैसे पानी खींच के निकलेगा। ड्रॉज वाटर फ्रॉम द ओपन वेल, बोरवेल, स्ट्रीम, पॉन्ड, कैनाल। आप उसको किसी भी ओपन तालाब वगैरह किसी गड्ढे के अंदर जहाँ पर पानी वहां से कनेक्ट कर दो तो वो पानी खींचने लगेगा। जैसे यहाँ पर मान लो ये छोटा सा पॉन्ड है, गांव का छोटा सा एक तालाब है, यहाँ पर आपने ऐसा करके देखा, और ये देखो अगर आप ध्यान से डॉटेड फिगर आप इसकी देख पा रहे हो, रुकना, ये देखो ध्यान से अगर आप इसकी डॉटेड फिगर यहाँ पर देख पा रहे हो अपनी बुक अपनी डायग्राम के अंदर, तो ये एक प्रकार से पानी का ही इशारा कर रहा है ये। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो एनी टाइप ऑफ पंपिंग system draws water from the open well, borewell, stream, pond, canal. This system requires a shadow free area. ऑब्वियसली बात है वहाँ परछाई नहीं पड़नी चाहिए। अब शेडो फ्री एरिया की बात यहाँ पर क्यों हो रही है, वाई शेडो फ्री एरिया, बिकॉज इस फोटोवोल्टिक सिस्टम को इस पैनल को बेसिकली इस सोलर पैनल को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो वहाँ परछाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं लगी। हाँ बताओ। अब इसकी यूटिलिटी क्या है, अ सिस्टम विद 1800 वॉट का, अगर आप 1800 वॉट का अगर फोटोवोल्टिक अरे कैपेसिटी लगाते हो एंड 2 HP का पंप लगाते हो अगर, ठीक है, इट कैन गिव हाइड्रो पावर पंप मतलब जो आप लगाते हो, इट कैन गिव अ वाटर डिस्चार्ज ऑफ 1.4 लाख लीटर्स पर डे। देख रहे हो, सिर्फ इतने से 1800 वॉट और 2 HP का पंप लगाने से लगभग 1.5 लाख लीटर पानी आ जाएगा आपको एक दिन में, फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 6 to 7 मीटर्स। लेकिन इंसान ऐसी हरकतें करते करते फिर क्या कर देगा, पानी तो निकल रहा है लेकिन ये पानी क्या फ्री कॉस्ट पे आ रहा है, इसके लिए कौन सी कॉस्ट, इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या भुगतनी पड़ेगी, ग्राउंड वाटर टेबल गया, ठीक है। और ऊपर से अभी तक तो ग्राउंड वाटर टेबल को कई लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा वो मिसमैनेज नहीं करते हैं क्योंकि अभी बिजली की कॉस्ट आ जाती है वहाँ पर एसोसिएटेड, राइट। जब बिजली ऐसी अगर होने लग जाए तो फिर गया ग्राउंड वाटर टेबल। दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर इरिगेशन अबाउट 5 to 8 acres of land holding for several crops. तो advantages of a solar water pumping system: no fuel cost as it uses available sunlight, available free sunlight, कोई इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड नहीं है, लॉन्ग ऑपरेटिंग लाइफ, हाईली रिलायबल एंड ड्यूरेबल, इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन, और उसके बाद आपका है दिस इज वेरी इको फ्रेंडली सिस्टम, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट अगर आप इसकी यहाँ पर देखो 2 HP का सरफेस जो पंप सेट है, तो इसकी कॉस्ट आती है 2,90,000 1800 वॉट का। और अगर 4.6 HP वाला जो सबमर्सिबल, ये सरफेस पंप होता है, ये सबमर्सिबल पंप है, ठीक है। तो इसका आता है, अच्छा ये जो टोटल हेड सक्शन एंड डिलीवरी 10 मीटर तक कर पाएगा और ये 30 मीटर तक कर पाएगा, 30 मीटर से पानी निकाल देगा, 48 वॉट का है और इसकी कॉस्ट है 7,15,000। आप देख रहे हो कॉस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा, हर कोई फार्मर वगैरह हर कोई बियर कर सकता है इसको। 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपए के आसपास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ओके। अब दिस मिशन विल क्रिएट एन एनेबलिंग पॉलिसी टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी। मतलब अगर हम इस तरीके के मिशन को अगर टारगेट करें और अपनी पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनाएं तो इंडिया जो है ग्लोबल लीडर बन जाएगा सोलर एनर्जी की दिशा में। टू फुलफिल दिस विजन, नेशनल सोलर मिशन इज बीइंग लॉन्च्ड अंडर द ब्रांड नेम सोलर इंडिया। तो हमने इस मकसद को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, नेशनल सोलर मिशन लॉन्च कर रखा है। मिशन के टारगेट्स क्या है, एक बेटर इन सब चीज़ों के लिए एक पॉलिसी बने, to create favorable conditions for solar manufacturing capability, especially solar thermal for indigenous production and market leadership। हम लोग अपने देश में वो सारी चीज़ें बनाएं। टू इंक्रीज सोलर थर्मल कलेक्टर एरिया, ठीक है। उसके बाद टू डिप्लॉय मोर सोलर लाइटिंग सिस्टम फोटोवोल्टिक फॉर रूरल एरियाज, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, सैफरन रेवोल्यूशन, ठीक है। सैफरन किसको कहते हैं हम लोग, केसर है ना। और
ये सैफरन कलर आप समझते ही होंगे, जिससे दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट ना। हाँ ये रोट है, वही बोलना चाहता हूँ मैं। ये केस है, ठीक है। और अगर आप अगर आप करो सैफरन कलर, तो वो कुछ ऐसा गेरो टाइप होता है, जैसे ये साधु संत महात्मा ये बाबा पहनते, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। लाल से लेकर ऑरेंज तक आप उसको मान सकते हो। तो सैफरन रेवोल्यूशन क्या है? जैसे अभी तक आप जब से यूपीएससी की जर्नी आपने स्टार्ट करी है, आप अलग अलग रेवोल्यूशन को जान रहे थे। आपने अभी तक ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत अच्छे से जाना, वाइट रेवोल्यूशन को जाना आपने बहुत अच्छे से। आज आपके सामने है सैफरन रेवोल्यूशन। वैसे आपने येलो और गोल्डन वाले नाम भी सुन ही रखे हैं, कि जो कि ऑब्वियस ही बात है, उसके लिए ऑयल्स के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीके से आप जो अच्छे से जानते हो वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। आज आप जानो सैफरन रेवोल्यूशन। सैफरन कलर रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, एंड सैफरन रेवोल्यूशन फोकसेस ऑन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी। सूरज का कलर भी कुछ इस प्रकार से होता है ना, जैसे मतलब डार्क ऑरेंज टू येलोइश ऐसा करके, ठीक है। टू फिलफिल ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के पास जो सोलर पोटेंशियल है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ऑफ द वर्ल्ड्स 20 टॉप इकोनॉमीज, इट हैज़ द मोस्ट सनलाइट। दुनिया की जो 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें जो कहीं पर पड़ती है वो भारत के ऊपर पड़ती हैं, स्पेशली इन वास्ट डेजर्ट। ऑल्सो सोलर एनर्जी इज अ वे टू लीड प्रोग्रेस ओवर कन्वेंशनल फॉसल फ्यूल पावर इन टू 21st सेंचुरी क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। अगर हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार से चलाना है जहां पर हम बात करें कि आर्थिक व्यवस्था हमारी जोरों शोरों से पकड़ बना के चल रही है, लेकिन उसके लिए हम पर्यावरण का नुकसान नहीं कर रहे हैं और हम क्लीन एनर्जी पे रिलाई कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए सोलर एनर्जी के पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए, हार्नेस करने की रिक्वायरमेंट है। इट वुड ऑल्सो रिड्यूस इंडियाज हेफ्टी कार्बन फुटप्रिंट, जो कि इंडिया काफी ज्यादा रिलीज करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटीज एक्सेट्रा, विच कम्स फ्रॉम रिलाइंग ऑन कोल फॉर 60% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी। और हमें क्या करना है, हमें इसको रिप्लेस करना है, विथ सोलर एनर्जी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ये सारे एस्पेक्ट समझ में आए? ठीक है। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं इसको, सोलर मिशन ऑफ इंडिया को। छोटा सा पैराग्राफ है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इसको लॉन्च करा गया था 11 जनवरी 2010 को यूपीए की सरकार के द्वारा। अर्लियर मिशन हैज सेट अप द एम्बिशियस टारगेट ऑफ डिप्लॉइंग 20,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दोज एक्सटेंडेड 1 लाख मेगावाट 100 गीगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर बाय 2022 बाय एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है। इसका एम क्या है, मतलब ये जितने भी देख रहे हो, मतलब देखो शुरू में जब ये मिशन था, इसका एक एम्बिशियस टारगेट था कि हम लोग 20,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेंगे, ठीक है। दोज एक्सटेंडेड 1 लाख मेगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर बाय 2022। ये बढ़ गया टारगेट, 1 लाख मेगावाट तक हो गया, यानी कि 100 गीगावाट, ठीक है। एनडीए गवर्नमेंट ने टारगेट को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इसका मकसद क्या था? विद एम टू रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर जनरेशन इन द कंट्री थ्रू लॉन्ग टर्म पॉलिसी इन द नेशन, यानी कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, लार्ज स्केल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, एग्रेसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी रिसर्च के लिए ताकि इसकी कॉस्ट कम हो सके, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टू अचीव ग्रिड टैरिफ पैरिटी बाय 2022, ठीक है। यहाँ पर हम एक चीज़ जानते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मैं इसको जूम कर देता हूँ सबसे पहले तो, बस इतना काफ़ी, आई थिंक दिख रहा होगा, दिख रहा है अच्छे से। इस साल का जो बजट था, साल 2023 का जो बजट था, उसने आइडेंटिफाई करा था, उस बजट में ये वाली चीज़ बोली गई थी सरकार की तरफ से कि रेन्यूएबल एनर्जी जो है इट वर्क्स एज वन ऑफ द की 7 प्रायोरिटीज़। मतलब सरकार की उंगलियों पे जो 7 इंपॉर्टेंट काम हैं, जो 7 इंपॉर्टेंट टास्क हैं, उनमें से एक है रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। एंड इंडियन गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू इंक्रीजिंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट टू 500 गीगावाट बाय 2030, जैसा कि COP26 के समिट में मोदी जी वादा कर आए थे। और आपको पता ना COP26 की मीटिंग कहाँ पर होती?
ग्लासगो, जो कि कहाँ पर है, स्कॉटलैंड, ठीक है। हैज़ प्रोवाइडेड अ ग्रेट सपोर्ट टू द इंडस्ट्री एंड स्पॉट अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर नोन बिफोर, इतनी ग्रोथ इससे हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप इस मिशन को ही देख लो, इसका ये वाला पॉइंट क्या था, एग्रेसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी की दिशा में। तो यहाँ पर however there is still much work to be done with a need to install 25 to 30 gigawatt of solar energy each year for next 8 years to meet its 280 gigawatt solar target. हमारा गीगावाट टारगेट कितना है सोलर एनर्जी के टर्म्स में, 280. Although solar capacity installation reached a record 14 gigawatt in 2022 and are expected to reach 20 gigawatt in 2023, further support is needed to reach the country's solar potential. ये सारी बातें 2023 के बजट में बोली गई थी। इस साल को जो आएगा तब हम देखेंगे कि फ्रेश टारगेट्स क्या हैं जो 20 साल हुए हैं, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं और पढ़ने भी नहीं चाहिए। हम बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से उसको देख लेंगे 1 फरवरी को, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अब हम भारत का जो एक इनिशिएटिव है इंटरनेशनल लेवल पर विद रिस्पेक्ट टू सोलर एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि फ्रांस के साथ मिलकर करा गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, इंडिया में है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।